नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है नेपाल। नेपाल और भारत के रिलेशंस पिछले कुछ महीनों में इंप्रूव हुए हैं, कुछ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं। हालांकि चाइना का इशू अभी भी काफी हद तक बरकरार है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है बिटवीन इंडिया और नेपाल। एक्चुअली मैं कहूंगा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडिया को अमित शाह की एक स्टेटमेंट को लेकर। और ये स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेस्ट किस बारे में है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है नेपाल के अपकमिंग इलेक्शंस पर, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहां पे मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में ये टॉपिक काफी न्यूज में है। इंडिया 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट रिनोवेट करेगा, मतलब कि वापस उनको रिस्टोर करेगा नेपाल में। ये प्रोजेक्ट अर्थक्वेक जो हाल ही में भूकंप आया था उसमें डैमेज हो गए थे। आपको बताना है कि इन प्रोजेक्ट की रेनोवेशन के लिए इंडिया कितने मिलियन डॉलर का फंड बनाएगा। 50 मिलियन, 10 मिलियन, 35 मिलियन, 15 मिलियन। ये अमाउंट हम सीधा देंगे नेपाल को। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पर और वहां पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, ये है ओरिजिनल प्राइस। यूज करो यहां पर कोड PD10 और ये होगा डिस्काउंटेड प्राइस आपका आफ्टर यूजिंग द कोड। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अमित शाह की स्टेटमेंट यहां पर थी क्या। अमित शाह की स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये बताया त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने। यहां पे आप देखोगे नेपाल की काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है। नेपाल टेक्स त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट अप विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। त्रिपुरा बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, बांग्लादेश के पास। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है त्रिपुरा। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। इन्होंने फरवरी 13 को यह स्टेटमेंट दी मीडिया में कि अमित शाह ने इनसे बात करी और इनको बताया कि बहुत ही जल्द इंडिया या फिर बीजेपी, इनकी ये बात क्लियर थी नहीं कि इंडिया करेगी या बीजेपी करेगी। बेसिकली ये लोग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे नेबरिंग कंट्रीज में, प्राइमरली श्रीलंका और नेपाल में। यहां पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, अमित शाह हैज प्लान्स टू फॉर्म बीजेपी गवर्नमेंट इन श्रीलंका एंड नेपाल। ये स्टेटमेंट है त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर द्वारा। अब मैं यहां पे आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट कोई नॉर्मल पार्टी वर्कर या फिर कोई सिंपल कोई नेता बोलता वो अलग बात थी। एक स्टेट का सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि होम मिनिस्टर ने मुझे ये बताया है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में हम इंटरवेंशन करेंगे और सरकारें बनाएंगे। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है और इसी को लेकर नेपाल ने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया से पूछा है कि आप किस तरीके से हमारे देश में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, आप क्या इंटरवेंशन करोगे हमारी डेमोक्रेसी में, इसके बारे में प्रॉपर हमको एक्सप्लेनेशन दो। जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है श्रीलंका का प्रोटेस्ट आया नहीं है। हो सकता है कि बाद में श्रीलंका भी फॉर्मली प्रोटेस्ट करे इस इशू को लेकर। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि नेपाल का प्रोटेस्ट यहाँ पे पहले क्यों आया, क्योंकि आगे त्रिपुरा के सीएम ने ये भी स्टेटमेंट दे दी कि कम्युनिस्ट पार्टी एक टाइम पे क्लेम करती थी कि ये है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मगर अमित शाह ने प्रूव कर दिया है कि बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। नाउ नेपाल के सिनेरियो में आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में आज के समय जो मेन इनकी पॉलिटिकल पार्टी है यही है कम्युनिस्ट पार्टी, द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टू बी प्रिसाइज। तो ऐसी स्टेटमेंट्स देना काफी मैं कहूंगा कंट्रोवर्शियल था और इसलिए इंडिया में भी कांग्रेस और सीपीआईएम ने यह कहा है कि यह स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। ये कह रहे हैं कि इंडिया ओपनली इंटरफेरेंस करने वाला है इंटरनल अफेयर्स में ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और नेपाल का मीडिया आज के समय ये टॉपिक इतना डिस्कस इसलिए कर रहा है और वहां पे आर्टिकल्स भी पब्लिश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नेपाल आज के समय है एक पॉलिटिकल क्राइसिस में। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिसंबर 20, 2020 को नेपाल के प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया था इनका पार्लियामेंट। मतलब कि आज के समय नेपाल में कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट है नहीं, वहां पर फिर से चुनाव होने वाले हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर अभी भी नेपाल के हैं केपी ओली। जो मेन इनकी पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें काफी हद तक डिवीजन है। एक तरफ है केपी ओली, एक तरफ है प्रचंड। यह भी अभी पता नहीं है कि क्या ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ रहेगी या यहाँ पे बंटवारा होगा। मगर मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ पर यह बात फैल गई कि इंडिया इंटरवेंशन कर सकता है चुनाव में, तो इससे यहाँ पर दोनों लीडर्स केपी ओली और प्रचंड को एक रीजन मिल जाएगा इकट्ठा होने का और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इससे मजबूत भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट मैं कहूंगा इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि नेपाल के जो चुनाव है 2021 में, ये होंगे अप्रैल और मई महीने में। और ध्यान रखिएगा ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आती है ये देखना होगा। टोटल यहां पे 275 सीट्स हैं जीतने के लिए। टोटल यहां पे कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतती है ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के समय आप अगर देखो
तो 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेपाल में। सबसे बड़ी तो है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, फिर नेपाल कांग्रेस, उसके बाद पीएसपी, फिर एक चौथी पार्टी भी है जिसकी सीट्स अभी के लिए तो बहुत कम है, मगर यह हो सकता है कि सरप्राइज करे इस बार इलेक्शन में। यह है हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो चाहती है कि नेपाल में नेपाल के राजा वापस पावर में आ जाएं। यह है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। हाल ही में आपको याद होगा इनकी काफी रैलीज आई थी और इनके जो वर्कर्स हैं इन्होंने डिमांड ये भी उठाई कि नेपाल को वापस एक हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से आई हैं यहाँ पर कि हम इंटरवेंशन करेंगे, ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आरपीपी और उसके अलावा इवन नेपाली कांग्रेस, इनके चांसेस काफी हद तक कम कर देती है। और इससे यह भी पॉसिबिलिटी है कि नेपाल के लोग ज्यादा वोट करें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को, ये मान के कि एटलीस्ट ये हमारी कंट्री की पार्टी तो होगी, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय ओनली नेपाली पीपल। और हमने हाल ही में ये भी देखा है, ना सिर्फ इस केस में, इससे पहले भी हमने देखा है काफी बार कि वेरियस चीफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं काफी बार कुछ स्टेटमेंट कर देते हैं रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी और उसके काफी बड़े रेपरकशंस होते हैं। अब आज के समय देखो इशू क्या है, हम जी रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर डिजिटल मीडिया है, लगातार दुनिया भर में 100-200 मीडिया हाउसेस हैं, ये आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और काफी बार ये एक पर्टिकुलर लाइन को कोट करके अपना नैरेटिव भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को ये भी बोलना होगा कि भारत में बाकी जो मिनिस्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पोस्ट में बैठे हैं स्टेट के मिनिस्टर्स, ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ही केयरफुली स्टेटमेंट्स दे। आई थिंक ये पॉलिसी भी अडॉप्ट करनी होगी, क्योंकि देखो चाइना में इनको एडवांटेज ये है कंप्लीट कंट्रोल है, इनके यहां से एक भी आप देखोगे इधर उधर की स्टेटमेंट आती नहीं है, पूरा इनको सिस्टम पता है कि विदेश मंत्रालय का एक स्पोक्समैन है वही बात करेगा बाकी कंट्रीज की, बाकी लोग जो इंटरनल इश्यूज है चाइना के उस पर ही बात करते हैं। बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं या फिर कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बाहर की कंट्री पर रैंडम कोई स्टेटमेंट दे दे। तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या इंडिया को भी एक सिमिलर टाइप का सिस्टम अपनाना चाहिए या नहीं, लिखेगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया कितने का एक फंड बनाएगा फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ 3 कल्चरल साइट्स इन नेपाल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए $50 मिलियन। और इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर भी है नेपाल में, इसको भी हम रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे हाल ही में इस पर एक MOU भी साइन किया गया है कुछ दिन पहले, और यहाँ पे है नेपाल के विदेश मंत्री, यहाँ पे है राजनाथ सिंह जी। सो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।